आइए करते हैं शुरुआत 1 मिनट में एक खबर के साथ। राकेश अस्थाना दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। 1984 बैच के अस्थाना गुजरात कैडर के IPS ऑफिसर हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर दरअसल क्या है। गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अभी वो BSF के महानिदेशक हैं। गृह मंत्रालय ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राकेश अस्थाना 2 दिन बाद 31 जुलाई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी सर्विस को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी वे 31 जुलाई 2022 तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहेंगे। राकेश अस्थाना की निगरानी में ही सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कनेक्शन मामले में 2 FIR दर्ज की गई थी। वे CBI में स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं और हाल ही में CBI डायरेक्टर के नाम पर ही राकेश अस्थाना की चर्चा थी। सूरत के कमिश्नर पद पर रहते हुए राकेश अस्थाना ने आसाराम संत मामले में एक महत्वपूर्ण जांच शुरू की थी, जिसमें आसाराम और उसके बेटे की गिरफ्तारी भी हुई। इसके अलावा राकेश अस्थाना ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी दिल्ली, मुंबई और कई राज्यों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कमान संभालते हुए कई बड़े ड्रग्स ऑपरेशन किए। और दिल्ली आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे और आज ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर क्या है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम दिल्ली पहुंचे। भारत अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में ब्लिंकन के दौरे को अहम माना जा रहा है। इस दौरे में आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक और सामरिक साझेदारी बढ़ाने के साथ साथ कोरोना से लड़ाई और सहयोग बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के परिणाम को लेकर भी बातचीत हो सकती है। पद संभालने के बाद ये ब्लिंकन की पहली भारत यात्रा है। ब्लिंकन आज दोपहर 12 बजे विदेश मंत्री S जयशंकर से द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। भारत अमेरिका के विदेश मंत्री आज दोपहर 2:30 बजे साझा बयान जारी करेंगे। ब्लिंकन आज ही शाम 4:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ब्लिंकन जो बाइडेन प्रशासन के दूसरे शीर्ष मंत्री हैं जो भारत आए हैं। मार्च में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन भारत आए थे। आइए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली आई ममता बनर्जी आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। उन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। 1 मिनट में पूरी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कोरोना वैक्सीन और बंगाल का नाम बदलने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। करीब 40 मिनट की मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने सरकार से पेगासस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए। मीटिंग बुला के सबके साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। वहीं फोन टैपिंग को तूल देने पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बंगाल की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। सुबह संसद अधिवेशन के पहले ऑल पार्टी मीटिंग बनी थी, वहाँ क्यों नहीं विषय उठाया? जब कोविड को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने सारे लीडर्स को बुलाया, कांग्रेस तो वहाँ गई ही नहीं। ममता बनर्जी आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगी। ममता गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिल सकती हैं। गुरुवार को ही ममता का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन RT-PCR टेस्ट जरूरी होने की वजह से मुलाकात पर फिलहाल संशय है। और कृषि कानून और पेगासस फोन टैपिंग केस पर संसद में लगातार विपक्ष का हंगामा तेज है। विपक्ष ने कल भी दोनों सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। कृषि कानून और पेगासस फोन टैपिंग मामले पर विपक्ष ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मुलाकात का वक्त मांगा है। पेगासस मामले में न्यायिक जांच की मांग लेकर विपक्ष ने कल दोनों सदनों में कार्रवाई ठीक से नहीं चलने दी। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद पोस्टर लेकर वेल में घुस गए। लोकसभा में भी स्पीकर के समझाने का असर नहीं हुआ। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। हंगामा नहीं रुकने पर दोनों सदन आज तक के लिए स्थगित करना पड़ा। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करेगी न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। सरकार ने कहा पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष खुद हंगामा करके मुद्दों पर चर्चा से भाग रहा है। सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है। किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है।
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज शपथ लेंगे। उनके साथ 3 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल शाम बेंगलुरु में हुई बीजेपी दल की बैठक में बोम्मई को विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक बसवराज बोम्मई आज सीएम पद की शपथ दे सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि 3 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। बसवराज बोम्मई को येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है और वो लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। बोम्मई बीएस येदियुरप्पा की कैबिनेट में गृह मंत्री रह चुके हैं। बोम्मई 2008 में जनता दल सेक्युलर को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में आने से पहले वो जनता दल सेक्युलर से 2 बार विधायक रहे हैं। उनके पिता एसआर बोम्मई भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार जनता की सरकार होगी। और असम मिजोरम सीमा विवाद पर आज केंद्रीय गृह सचिव के साथ दोनों राज्यों के डीजीपी और गृह सचिव की बैठक है। तो वहीं असम मिजोरम बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प में 6 जवान हमारे शहीद हुए। हिंसा के विरोध में आज बनाक वैली में 12 घंटे का बंद बुलवा लिया गया है। एक रिपोर्ट। असम मिजोरम सीमा विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय गृह सचिव ने आज असम मिजोरम के डीजीपी और गृह सचिव को दिल्ली बुलाया है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा कि वो अपनी जमीन सुरक्षित रखेंगे। Battalion of commando will be deployed in Assam Mizoram border so that 3,000 police will be there, but we will not go in their territory. That will be within our territory. We are going to protect our territory. मिजोरम के साथ सीमा विवाद में सोमवार को शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मिजोरम से राज्यसभा सांसद वन्नाल बेना ने कहा कि अगर असम पुलिस फिर से आएगी तो सभी की हत्या कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गृह मंत्री देश के नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा करने का काम कर रहे हैं। भारत अब इसके भयानक परिणाम भुगत रहा है। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं ईडी को भी इस जांच में शामिल कर लिया गया। 1 मिनट में पूरी खबर। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ गई है। मुंबई पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय को एफआईआर की कॉपी सौंपी है। ईडी ने फिलहाल केस से जुड़े दस्तावेज मुंबई पुलिस से लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने राज कुंद्रा केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। इससे पहले मुंबई की कोर्ट ने कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कुंद्रा ने स्थानीय कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है। Basically, he's inside since a long time. He's cooperated fully. The further investigation is on. Charge sheet has been filed long back. There's no need to keep him. He's expected to hear tomorrow, but we are not sure. We'll come to know that. मुंबई पुलिस ने कुंद्रा के 2 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं। साथ ही पुलिस ने कुंद्रा के विदेशी लेन देन से जुड़े कागजात भी जब्त किए। बिहार में एक शराबी ने शराबबंदी की पोल को खोल कर रख दिया। उसने रिक्शे पर अनाउंस कर बताया कहां और कैसे दारू मिलती है। बिहार में शराबबंदी की हालत क्या है, इसका एक दिलचस्प मामला सामने आया है। जमुई में एक शराबी ने पहले तो जमकर शराब पी और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रिक्शे पर लाउड स्पीकर लगाकर वो बताने लगा कि कहां से और कैसे शराब मिलती है। शराबी से जब लोगों ने पूछा कि तुमने खुद शराब पी है, इस पर कहने लगा कि बिहार में शराब मिलती है तभी तो पीते हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पब्लिक जनता जागरूक होगा जानेगा क्या ये बात है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नरेश नाम का यह शख्स रिक्शा चलाने का काम करता है। अक्सर प्रचार प्रसार करने के लिए इसके रिक्शे का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल पुलिस ने नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना
की दूसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर अभी गई ही नहीं है। देश में 62 जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादा केसेस लगातार आ रहे हैं, 100 से ज्यादा केसेस लगातार आ रहे हैं। क्या कुछ कहा गया स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, सुनिए जरा इससे पूरी खबर को। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ऑक्सीजन की कमी से हुई कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा देने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर इस पर निर्देश जारी किए हैं। राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर 13 अगस्त तक आंकड़ा मांगा गया है। सरकार ने संसद में बताया था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर उसे राज्य सरकारों से कोई आंकड़ा नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को मानसून में और सावधान रहने का अलर्ट भी दिया और कहा दूसरी लहर अभी गई नहीं है। देश के 22 जिलों में 4 हफ्ते से कोरोना केस बढ़े हैं। देश के 62 जिलों में 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। 54 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसमें ज्यादा चिंता केरल और पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर है। अगर हम 25 जुलाई वाले हफ्ते में नोट करें तो पाते हैं कि 62 ऐसे जिले हैं अभी भी देश में जहां पर 100 से अधिक केसेस आते हैं। देश में अब तक 44 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। बच्चों की वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल का डाटा आते ही फैसला लिया जाएगा। गुजरात के हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। गुजरात के हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के बाद धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। गुजरात के कच्छ के भारत पाकिस्तान सीमा पर धोलावीरा स्थित है। यूनेस्को ने ट्वीट कर कहा कि धोलावीरा हड़प्पा काल का शहर, इस शहर को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा इस खबर से बहुत खुशी हुई। धोलावीरा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था और हमारे अतीत के साथ हमारे सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। ये विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए एक यात्रा अवश्य है। गुजरात में अब 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। धोलावीरा से पहले इस महीने तेलंगाना के 13वीं सदी के रामप्पा मंदिर को भी यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। और मध्य प्रदेश में श्योपुर, सूरजपुर समेत कई सारे इलाके हैं जो बरसात से बेहाल हैं। लोगों का जीना यहाँ पर दूभर है। जहां तक नजर जाएगी आपको जगह जगह पानी का सैलाब यहाँ दिखेगा। 1 मिनट में ग्राउंड जीरो से पूरी खबर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनती नदियों ने जैसे जमीन का वजूद ही खत्म कर दिया है। हाईवे पर गाड़ियों की जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश की वजह से पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि नदी पर बना ये पुल भी डूब गया। जरा देखिए किस तरह से ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर रास्ता पार कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के सूरजपुर जिले की भी है, जहां एक बस ड्राइवर अपनी और मुसाफिरों की जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहा है। इस बस में 35 लोग सवार थे। बस ड्राइवर की ये लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। उधर कर्नाटक के बेलगावी में पानी में डूबने से 3 पशुओं की मौत हो गई। लगभग 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लगभग 20 गांव बाढ़ की चपेट में है। इससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में बरसात से लोगों का जीना दूभर है। वहीं अलवर में तेज बरसात की वजह से एक मकान का हिस्सा टूटकर बह गया। राजस्थान के 12 में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगभग 18 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान के झालावाड़ में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। नदी और नाले उफान पर हैं। खेतों में पानी भरने की वजह से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने झालावाड़ में अगले 24 घंटे तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश की वजह से एक मकान का हिस्सा टूटकर बह गया। घर में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वहीं कई घरों में पानी भरने की वजह से काफी सामान बर्बाद हो गया।
सैन्य बर्बरता के साथ साथ अब म्यांमार कोरोना और बाढ़ का भी दंश झेल रहा है। देखिए 1 मिनट में वहां के हालात कैसे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। म्यांमार पर एक के बाद एक मुश्किलों के पहाड़ टूट रहे हैं। पहले तख्ता पलट की मुश्किलें, उसके बाद कोरोना के बढ़ते मामले और अब बाढ़। सैन्य बर्बरता झेल रहा ये देश अब एक साथ कोरोना और बाढ़ के कहर में है। हालात क्या हैं? म्यांमार के कारेन प्रांत की ये तस्वीर देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। कोरोना केयर सेंटर में बाढ़ का पानी आ गया है। कोरोना के जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें बाढ़ के खतरे को देखते हुए शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर बारिश नहीं रुकी तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। म्यांमार कोरोना संक्रमण को रोकने की तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन बाढ़ ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कारेन प्रांत के सूचना केंद्र के मुताबिक म्यांमार के थाईलैंड सीमा क्षेत्र के साथ साथ करीब 500 रिहायशी इलाके भारी बारिश, बाढ़ और कोरोना से प्रभावित हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.